हाय दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने जा रहे हैं व्हाट इज सर्विस इन एंगुलर 10। तो एंगुलर 10 में हम लोग देखेंगे कि सर्विस क्या होता है। तो ये देखने से पहले पिछले व्लॉग में मैंने बताया था कि एंगुलर 10 क्या होता है और एंगुलर 10 के नए फीचर्स क्या हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा हो तो मैं ऊपर लिंक डाल दूंगा ताकि आप वहां पे जाके आप देख सकें कि क्या क्या नया आया है एंगुलर 10 में। 9 से एंगुलर 10 पे जा सकते हैं। अगर आप कोई पहला वर्जन यूज कर रहे हैं, जैसे आप एंगुलर 6, 7 यूज कर रहे हैं, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप डायरेक्ट 6, 7 से डायरेक्ट 10 पे ना जाके आप स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस करें। इसका मतलब पहले आप एंगुलर 6 पे हैं तो आप एंगुलर 7 पे जाएं। एंगुलर 7 पे जाने के बाद एंगुलर 8 पे जाएं, फिर एंगुलर 9 पे जाएं, फिर एंगुलर 10 पे जाएं। इसका प्रमुख कारण क्या है? क्योंकि एंगुलर 6 और एंगुलर 7 एंगुलर के वर्जन्स जैसे जैसे बढ़ते गए हैं वैसे वैसे टाइपस्क्रिप्ट के वर्जन्स चेंज हुए हैं, एंगुलर मटेरियल्स के वर्जन्स चेंज हुए हैं। तो इसका मतलब क्या है कि आपका बस एंगुलर का ही वर्जन चेंज नहीं हो रहा है, यहाँ पे आपका एंगुलर के वर्जन के साथ साथ आपको टाइपस्क्रिप्ट का वर्जन भी देखना है, आपको एंगुलर मटेरियल का भी वर्जन देखना है। इनसे एंगुलर 10 पे माइग्रेशन आपको बताऊंगा। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंगुलर कोर और एंगुलर CLI को आप अपडेट कर रहे हैं। जैसे ही आप ये कमांड चलाइएगा वैसे ही आपका अपडेशन शुरू हो जाएगा एंगुलर 9 से एंगुलर 10 पे। तो ये होगा बस एंगुलर अपडेट, मतलब ये आपका बस कोर और CLI को एंगुलर 10 पे ले जाएगा। लेकिन अगर आप अपने प्रोजेक्ट में एंगुलर मटेरियल भी इस्तेमाल करना चाहते हैं तो उस परिस्थितियों में आपको ng अपडेट @एंगुलर मटेरियल भी चलाना पड़ेगा, क्योंकि आप एंगुलर के मटेरियल के भी वर्जन को अपडेट करना चाहते हैं। तो आप जैसे ही आप नया प्रोजेक्ट बनाइएगा तो आपके नए नए फाइल्स वहां पे आपको दिखेंगे। जैसे आपका अब पहले था ब्राउजर लिस्ट SRC, जो अब नया नाम यूज होगा ब्राउजर लिस्ट की जगह। तो इसी तरह बहुत तरीके के फाइल्स के चेंजेस हुए हैं एंगुलर 10 में, जो मैं आपको बताऊंगा। तो ये देखिए, आपको करना कुछ नहीं है। सबसे पहले आपको ng अपडेट एंगुलर CLI एंगुलर कोर करना है। इसमें मैंने भी कोशिश किया था तो मुझे एक प्रॉब्लम आ रहा था कि मुझे बार बार दे रहा था कि रिपोजिटरी इज नॉट क्लीन, प्लीज कमिट और स्टैश एनी चेंज। मतलब मेरा जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग एंगुलर 9 का था वो क्लीन नहीं है, या उसमें कुछ ऐसा है जो कमिट नहीं किया हुआ है हमारे रिपोजिटरी पे, तो इसलिए वो अपडेट नहीं करने का परमिशन दे रहा था। तो उसके बाद मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ng अपडेट एंगुलर CLI को अलाउ डर्टी, मतलब कि वो अलाउ करे, अगर कुछ स्टैश नहीं भी है फिर भी उसको अलाउ करे कि वो मैं एंगुलर को बोल रहा हूं कि या npm को बता रहा हूं कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर कुछ इस क्रम में, अगर डाउनलोड या अपडेट के क्रम में अगर कुछ फाइल चेंज हो भी जाती है तो मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसलिए मैंने लिखा है ng अपडेट एंगुलर CLI कोर -- अलाउ -30। अगर आपके पास कुछ ऐसा है जो आपने अपने गिट पे या बिट बकेट में या जहां भी आपने कमिट नहीं किया है तो आपको पहले सारा कुछ कमिट कर देना है, उसके बाद ही ये कमांड चलानी है। तो आप जैसे ही npm अपडेट चलाइएगा तो आपका वो अपडेशन शुरू हो जाएगा और सबसे पहले package.json जितने भी फाइल हैं सारे फाइल्स अपडेट हो जाएंगे 10th वर्जन पे, अगर आप 9 पे थे तो। उसके बाद धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपका एंगुलर CLI चेंज हो गया, आपका रीनेम हो गया, ब्राउजर लिस्ट आपका ब्राउजर लिस्ट SRC बन गया है। इसी तरह आपका बहुत सारे चेंजेस आप देख सकते हैं। और एक बार आपका माइग्रेशन अगर सक्सेसफुल रहा तो आप अगर ng -- वर्जन करेंगे तो आपको एंगुलर CLI का 10.0.1 आपके अंदर इंस्टॉल हो जाएगा। तो ये था सर्विस क्या होता है एंगुलर की दुनिया में, और हम सर्विस क्यों बनाते हैं और कैसे बनाते हैं। तो मैं काम करूंगा, मैं
VS कोड यूज कर रहा हूं, तो मैं एक नया टर्मिनल खोल लूंगा। अब सर्विस, सबसे पहले हम जानते हैं कि सर्विस क्या होता है। सर्विस एक रीयूजेबल, मतलब जिसे हम बार बार यूज कर सकते हैं, जिस कोड को हमें बार बार यूज करना हो हर जगह। मान लीजिए मैं कंपोनेंट्स भी पढ़ा चुका हूं, अगर आपको कंपोनेंट्स के वीडियोस भी देखने हैं तो मैं ऊपर लिंक दे दूंगा या डिस्क्रिप्शन में भी मैं लिंक दे दूंगा। तो अगर मान लीजिए आपको कोई ऐसा लॉजिक या कुछ ऐसा फंक्शनैलिटी जिसको आपको हर कंपोनेंट में यूज करना है, तो यहाँ पे मेरे पास अभी 5 कंपोनेंट्स हैं। तो मान लीजिए कि मुझे ये देखना है कि कोई भी आदमी अगर मेरे एप्लीकेशन में लॉगिन किया है तो वो लॉग्ड इन है या नहीं। तो ये जानने के लिए मैं क्या करूंगा कि मैं सर्वर के पास जाऊंगा और मैं चेक करूंगा कि ये आदमी जो भी कुछ भी रिसोर्स को छूने का कोशिश कर रहा है या उसके अंदर जाने का कोशिश कर रहा है, उसके पास वो एक्सेस है कि नहीं, कि वो देख सकता है कि नहीं। तो ये जानने के लिए मैं सर्वर के पास रिक्वेस्ट भेजूंगा और सर्वर इसके बदले में मुझे रिस्पॉन्स देगा, या तो हाँ या तो ना। मतलब मैं, या तो वो इंसान अंदर जाके देख सकता है या उसके पास एक्सेस है इस एप्लीकेशन में घूमने का कि नहीं है। अगर उसके पास है या नहीं, ये चीज मैं सर्वर के पास बार बार जाने की जगह एक बार ही मैं ये इंफॉर्मेशन लाके, और जहां जहां पे मुझे चेक करना है कि ये पार्टिकुलर यूजर के पास एक्सेस है कि नहीं है, तो मैं सेम रिस्पॉन्स को हर जगह इस्तेमाल कर सकता हूं। वरना अगर मेरे पास सर्विस नहीं होता तो क्या करना पड़ता कि हर कंपोनेंट से मुझे सर्वर के पास जाना पड़ता और पूछना पड़ता कि जो भी यूजर है उसके पास एक्सेस है कि नहीं, जो भी यूजर है उसके पास एक्सेस है कि नहीं, फर्स्ट को देखने का, सेकंड को देखने का, थर्ड को देखने का। तो इसलिए क्या हुआ कि एक ऐसा क्लास जिसके पास ये क्षमता हो कि वो जाके एक बार में ही सर्वर से जो भी रिस्पॉन्स लाना है ला के हम स्टोर कर सके और उसको हम हर जगह इस्तेमाल कर सके, तो वैसे क्लास को हम सर्विस कहते हैं। अब इसका इस्तेमाल हम कैसे कर सकते हैं? इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन के द्वारा। अब आप पूछिएगा डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है? डिपेंडेंसी इंजेक्शन मतलब क्या होता है कि आपके पास जितने भी कंपोनेंट्स हैं उनके अंदर आप उस सर्विस को अंदर इंजेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। मतलब अब आप उस, आपको कैसे पता चला, आप उस सर्विस को कैसे यूज कर सकते हैं? तो यूज करने के लिए आपको उस पार्टिकुलर कंपोनेंट में एक किसी भी माध्यम से वो सर्विस को डालना पड़ेगा, ताकि आप उस सर्विस के जितने भी मेथड्स हैं उसको मैं यूज कर सकूं। तो इस प्रोसेस, उस डालने के प्रोसेस को, मतलब सर्विस को जब कंपोनेंट क्लास के अंदर डालने की प्रक्रिया को हम कहते हैं डिपेंडेंसी इंजेक्शन। मतलब उस डिपेंडेंसी को, सर्विस के डिपेंडेंसी को हम क्या कर रहे हैं, हम कंपोनेंट्स के अंदर इंजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है? तो मान लीजिए कल को मेरे फर्स्ट में मुझे चाहिए, मुझे ये जानना है कि एक यूजर लॉग्ड इन है कि नहीं है, ये मुझे बस फर्स्ट और सेकंड में जानना है, मुझे बाकी सब में नहीं जानना। तो क्या करेंगे, मैं फर्स्ट में अपनी सर्विस का डिपेंडेंसी डालूंगा, मैं सेकंड में अपनी सर्विस का डिपेंडेंसी डालूंगा। मुझे बाकी तीनों में डालने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उस सर्विस को मैं बाकी किसी भी कंपोनेंट में इस्तेमाल नहीं करने जा रहा हूं। तो इस प्रक्रिया को, जो सर्विस के को इंजेक्ट करने की प्रक्रिया को हम डिपेंडेंसी इंजेक्शन बोलते हैं। तो ये था कि हम सर्विस क्या होता है। सर्विस इज नथिंग बट अ रीयूजेबल कोड which we can inject inside any of the component। ये उसका डेफिनेशन या परिभाषा हो गई। तो अब ये हो गया सर्विस। अब हम सर्विस बनाते कैसे हैं और मतलब किस तरीके से हम सर्विस बना सकते हैं? तो एंगुलर CLI के द्वारा आप आसानी से सर्विस बना सकते हैं। एंगुलर CLI का एक कमांड होता है ng जनरेट सर्विस, और सर्विस का नाम। तो अभी मैं नाम देता हूं ऑथेंटिकेशन। ठीक है? इसका मतलब मैं ऑथेंटिकेट करने जा रहा हूं कि कोई यूजर लॉग्ड इन है या नहीं।
तो ng जनरेट सर्विस ऑथेंटिकेट करके मैं एक सर्विस बना देता हूं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एंगुलर को मैं बोल रहा हूं कि तुम जाओ और एक जनरेट करो सर्विस जिसका नाम हो ऑथेंटिकेट। यहाँ पे आप कोई भी नाम डाल सकते हैं। तो ये देखिए मेरा सर्विस बन गया है कहाँ पे, ऐप। मतलब ये सर्विस को मैं अपने सारे कंपोनेंट्स में यूज करने जा रहा हूं। आपको कभी कभी ऐसा भी रिक्वायरमेंट आ सकता है कि मेरा सर्विस केवल डेमो चाइल्ड फर्स्ट के लिए ही यूज हो, या मतलब किसी भी एक कंपोनेंट के लिए ही यूज हो। तो उस केस में आपको क्या करना पड़ेगा कि आपको उस फोल्डर में जाना पड़ेगा। अब कैसे जाइएगा, cd सोर्स के अंदर ऐप में जाइएगा और उसके अंदर जिस भी कंपोनेंट में आपको जाना हो। तो मुझे अब मान लीजिए डेमो चाइल्ड फर्स्ट में जाना है, तो मैं डेमो चाइल्ड फर्स्ट के अंदर आ चुका हूं। अब इस पार्टिकुलर कंपोनेंट के लिए ही मुझे सर्विस चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे बन लिखूंगा ng जनरेट सर्विस और इसको मैं कहूंगा गेट यूजर लिस्ट। इस सर्विस में मैं यूजर्स, जो भी मेरे यूजर्स हैं उनकी लिस्ट को लाने का कोशिश करूंगा। तो मैं इसको यूजर्स भी बोल सकता हूँ, यूजर लिस्ट, कुछ भी मैं नाम दे सकता हूँ। तो मैंने यहाँ पे दिया है यूजर लिस्ट। अब जो सर्विस मेरा क्रिएट होगा वो मेरे डेमो चाइल्ड के अंदर क्रिएट होगा, ये देखिए। तो यहाँ पे आपका सर्विस क्रिएट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे कि अब हमने जो पहले वाला सर्विस क्रिएट किया था, अब इस क्लास को खोल के देखते हैं इसके अंदर है क्या। इसके अंदर हमारे पास इंजेक्टेबल है जो एंगुलर करेंगे। तो अभी क्या करते हैं, इस क्लास में क्या है कि इंजेक्टेबल है, ये रूट लेवल पे इंजेक्टेड है, क्लास का नाम है। अब हमें क्या करना है कि हम एक फाइल बनाते हैं जिसमें हम देखते हैं कि अगर कुछ सर्वर से रिस्पॉन्स आ रहा है तो कैसा आ रहा है और क्या कर सकते हैं उस रिस्पॉन्स के साथ। तो सर्विस का प्रमुख यूज क्या होता है कि सर्विस, नाम से ही आपको समझ में आ रहा है कि ये एक सर्विस है, ये आपको कोई सर्विस प्रोवाइड करने जा रहा है। तो इसका प्रमुख इस्तेमाल कब करते हैं, इसका प्रमुख इस्तेमाल यही होता है कि अगर सर्वर पे कोई भी इंफॉर्मेशन हमें लेना है सर्वर से या सर्वर को भेजना है, तो उस चीज के लिए हम सर्विस क्लास का यूज करते हैं। मतलब अगर मुझे कुछ अपने यूआई साइट से अगर सर्वर को भेजना है कि मैं, जैसे मान लीजिए आप कभी भी आप रजिस्टर करते हैं किसी भी एप्लीकेशन पे, तो वहां पे आप क्या करते हैं, अपना फर्स्ट नेम लास्ट नेम ये सब डालते हैं और उसके बाद क्या होता है, वो इंफॉर्मेशन जो होता है वो सर्वर के पास जाता है। तो वो भेजते हैं, हम पोस्ट करते हैं सर्वर को। उसी प्रकार से अगर अगर आप जब लॉगिन करते हैं, अपने यूजर नेम पासवर्ड डालते हैं, तो क्या होता है, जो भी आप भेजे हैं वो वहां से वैलिडेट होके सर्वर रिस्पॉन्स आपको भेजता है कि आप लॉगिन करने के लिए आपके पास एक्सेस है या नहीं। तो इसको कहते हैं रेस्पॉन्स, रिक्वेस्ट रेस्पॉन्स। ये जो सर्वर से इंटरेक्शन होता है ये हम सर्विस लेयर से करते हैं। तो अभी मैंने क्या किया है, मैं एक जेसन फेक मुझे यूआरएल बनाना था। तो मैंने क्या किया है कि मैंने एक फेक ये ले लिया एक यूआरएल। तो आपका जरूरी नहीं है कि आपके पास एक सर्वर पे ही हो सकता है। अभी के लिए हम दो मेथड्स देखेंगे। पहला कि अगर आपके पास जेसन फाइल में ही रेस्पॉन्स है, और दूसरा है कि अगर आपका सर्वर के पास है। तो अभी के लिए हम देखेंगे सबसे पहले कि अगर आपके पास ही पूरा फाइल है और आपको सर्वर से आपको कुछ लेना देना नहीं है, आपका स्टैटिक साइट है जहां पे आप रीड कर रहे हैं सर्वर एक फाइल से और उस इंफॉर्मेशन को आप HTML पे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हैं, मुझे एक जेसन चाहिए, जेसन फॉर्मेट में। इसलिए मैं इसको कॉपी कर लेता हूं यहाँ से और मैं क्या करता हूं, यहाँ पे आपको जब भी कोई इमेज डालना हो या कुछ भी एक्स्ट्रा फाइल्स डालनी हो तो आप क्या कर सकते हैं, एसेट्स के अंदर आप डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नया फोल्डर बनाता हूं और इसका नाम रख देता हूं यूजर इन्फो डॉट जेसन, क्योंकि ये मेरा जेसन फाइल होने वाला है। अब मैं इसको ओपन करता हूं। ऐप को बंद किया, एसेट्स, ये मेरा फोल्डर था, इसलिए मैं क्या करता हूं,
इसको यूजर इन्फो फोल्डर का नाम हो गया। अब इसके अंदर मैं नया फाइल बनाता हूँ, यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट जेसन। ये मेरा जेसन फाइल है। तो मैं जेसन फाइल को खोलता हूँ, मैं पेस्ट कर देता हूँ जो भी था मेरे पास। तो मेरा सारा इंफॉर्मेशन क्या है, ये मेरा एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स है। मैं इसको सेव कर लेता हूँ। अब मैं क्या करता हूँ कि मुझे ये फाइल रीड करनी है अपने HTTP से, या मुझे सर्वर को कॉल करना है। तो मैं क्या करूंगा, कुछ भी आपको अगर आपको कुछ भी एक्स्ट्रा फीचर्स चाहिए, जैसे आपको फॉर्म्स का यूज करना है या आपको HTTP कॉल करना है, तो सब का एंगुलर ने एक मॉड्यूल बना के रखा है कि उस मॉड्यूल में ही वो पार्टिकुलर चीज है। तो आपको अभी क्या करना है कि HTTP कॉल मारना है। HTTP मतलब वैसा कॉल जो आपके सर्वर पे जाके आपको रिस्पॉन्स लाके देगा। तो उसके लिए एंगुलर में क्या है, HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। तो उसके लिए हम कहाँ पे हम डिपेंडेंसी डालते हैं, हम डिपेंडेंसी डालते हैं अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस फाइल में। तो यहाँ पे मैं क्या करने जा रहा हूं, मैं करूंगा HTTP क्लाइंट मॉड्यूल मेरे पास पहले से ही इंपोर्टेड है। HTTP क्लाइंट मॉड्यूल का काम क्या होता है कि जितने भी HTTP मेथड होते हैं, यानी जो सर्वर पे कम्युनिकेशन करने वाले जो भी मेथड्स होते हैं, वो सब इस मॉड्यूल के अंदर पाए जाते हैं। तो मेरे पास HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, अगर आप अपने ऐप मॉड्यूल डॉट टीएस में जाके देखिएगा, अगर आपको HTTP क्लाइंट मॉड्यूल नहीं दिखता है वहां पे, इसका मतलब आप कोई भी HTTP कॉल नहीं कर सकते। तो हम यहाँ पे फाइंड करते हैं कहाँ पे पहले हमने इंपोर्ट किया है, और इसको इंपोर्ट्स में डाल भी दिया है कि ये मेरा मॉड्यूल अब इस पूरे प्रोजेक्ट्स में इंपोर्टेड है। अब मैं इसका इस्तेमाल कहीं भी कर सकता हूँ। तो मैं क्या करता हूँ, अपने सर्विस में जाता हूँ और मुझे कुछ इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट उस मॉड्यूल के अंदर क्या है, HTTP क्लाइंट। अब मुझे क्लाइंट कहां से इंपोर्ट करना है, फ्रॉम @angular/common/HTTP। तो मैंने क्या किया कि HTTP क्लाइंट को कहां से लाया, मैं एंगुलर कॉमन HTTP से। अब यहाँ पे मेरा क्लास आ चुका है। तो अब इसके अंदर के मेथड्स को एक्सेस करने के लिए मुझे इसका इंस्टेंस बनाना पड़ेगा। मतलब अब इसको किसी भी क्लास को हम डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकते, उसके लिए उसका एक ब्लूप्रिंट निकालना पड़ेगा जिसके अंदर से हम मेथड्स को निकाल सकते हैं। तो मैं क्या करूंगा, प्राइवेट HTTP नाम से एक वेरिएबल बनाऊंगा जो इसका ऑब्जेक्ट होगा। तो मैं क्या करूंगा, HTTP क्लाइंट कर दूंगा। यानी अब HTTP में सारे मेथड्स हैं इस क्लास के। अब मेरा काम कंस्ट्रक्टर में यही था कि जैसे ही क्लास इनिशियलाइज होगा, मेरे पास एक HTTP नाम का ऑब्जेक्ट आ जाएगा। अब मुझे क्या करना है, मुझे करना है अभी के लिए मैं आपको यूजर्स लिस्ट लाके दिखाता हूं। तो मैं ऑथेंटिकेशन सर्विस में ही गेट यूजर इन्फो बना देता हूं। अब इस मेथड का काम क्या रहेगा, इस मेथड का काम रहेगा कि जितने भी यूजर्स हैं मेरे डेटाबेस में वो लाके मुझे देगा। तो मैं क्या करता हूं, दिस डॉट HTTP, जो भी मेरा HTTP वेरिएबल मैंने बनाया है उसमें से मुझे क्या करना है, गेट। मैं सर्वर से मांग रहा हूं कुछ। अब यहाँ पे क्या लिखते हैं, जो भी आपका URL है, ठीक है। अब ये मेथड क्या करेगा, ये यहां से रिटर्न करेगा। इस फाइल में इससे ज्यादा हम कुछ नहीं लिखेंगे। मतलब आपको कहां से गेट करना है वो आप यहाँ पे लिखिएगा। तो मुझे अभी के लिए कहां से गेट करना है, मैं पहले आपको फाइल से बता रहा हूं। तो मैं एसेट से यूजर इन्फो के अंदर से यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट जेसन लाने की कोशिश करूंगा। तो मैं करता हूं डॉट स्लैश तो एसेट्स में जाता हूं। एसेट्स के अंदर से मुझे यूजर इन्फो में से क्या नाम है मेरे फाइल का, यूजर इन्फॉर्मेशन डॉट जेसन। मुझे इस जेसन फाइल से मुझे गेट करके वैल्यू चाहिए, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहां से रिटर्न कर दे रहा हूं
जो यहां से रिटर्न होता है इसको कहते हैं हम ऑब्जर्वेबल। क्या कहते हैं उसको? ऑब्जर्व। यहां से एक ऑब्जर्वेबल रिटर्न होता है, क्योंकि ये यहां से जो भी रिटर्न होता है हर चीज का एक रिटर्न टाइप होता है। तो यहां से जो HTTP जो मैं रिटर्न करने जा रहा हूं उसका रिटर्न टाइप है ऑब्जर्वेबल। मैं अगले वीडियोस में आपको समझाऊंगा ऑब्जर्वेबल क्या होता है, ऑब्जर्वर क्या होता है, ये सब RxJS के टर्म्स हैं। तो अभी के लिए हम एक बहुत ही बेसिक यूजर इंफॉर्मेशन सर्विस देखने जा रहे हैं। तो मैंने क्या बनाया, यहां से मैंने रिटर्न कर दिया। ये मेरा ऑथेंटिकेशन सर्विस में है। इसे कायदे से हम अभी के लिए ऑथेंटिकेट नहीं कर रहे हैं, तो हम जाते हैं डेमो फर्स्ट चाइल्ड में, यूजर लिस्ट में ही हम HTTP क्लाइंट बुलाते हैं और ये लॉजिक हम वहीं लिखते हैं, क्योंकि ऑथेंटिकेशन अभी नहीं हो रहा है। तो मैंने क्या किया, और यहां से प्राइवेट को कट कर लो और ऑथेंटिकेशन सर्विस से हम सारा चीज हटा देते हैं, क्योंकि अभी हम ऑथेंटिकेशन सर्विस को यूज नहीं करने जा रहे हैं। तो अब हम गए यहाँ पे कंस्ट्रक्टर में, इंस्टेंस बना दिया, गेट हो गया, यानी यूजर लिस्ट सर्विस में हम ऑब्जर्वेबल के लिए रिक्वेस्ट भेज चुके हैं सर्वर को। अब इसके component.ts फाइल में अगर हम आते हैं तो ng on init जैसे ही इनिशियलाइज हो मेरा ng on init, तो मुझे क्या करना है कि अब सर्विस तो हम बना चुके हैं जो जहां से हम रिस्पॉन्स मांगने की कोशिश कर रहे हैं। अब डिपेंडेंसी इंजेक्शन मैंने जो बताया था, अब इस सर्विस को हम जिस कंपोनेंट में इस्तेमाल करना चाहें उस कंपोनेंट में डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू इंजेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करने जा रहा हूं, इस डेमो चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर मैं क्या करूंगा, यूजर लिस्ट को इंजेक्ट कर दिया, इसका नाम यूजर लिस्ट रख दिया। यानी अब क्या हुआ, मैंने यूजर लिस्ट का यहाँ पे इंस्टेंस क्रिएट कर दिया। और यहाँ पे एरर क्यों आ रहा है, क्योंकि अभी तक मैंने इंपोर्ट नहीं किया है यूजर लिस्ट सर्विस। तो मैंने क्या किया, यूजर लिस्ट सर्विस को इंपोर्ट कर लिया जहां पे मैंने बनाया था। अब यहाँ पे मेरा सर्विस आ गया, मेरे पास उसका इंस्टेंस भी है। अब मैं क्या करता हूँ कि जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा वहां पे मैं करूंगा यूजर लिस्ट सर्विस डॉट, यहाँ पे मेरा मेथड का नाम था गेट यूजर इन्फो, यानी यूजर इन्फो से मुझे जो भी वहां से रिटर्न किया था वो ऑब्जर्वेबल यहाँ पे आ गया। अब ऑब्जर्वेबल में से वैल्यू अगर मुझे निकालना हो तो मैं क्या करूंगा, एक वर्ड होता है सब्सक्राइब। इसका मतलब जो भी रिस्पॉन्स जो भी ऑब्जर्वेबल में है उस चीज को अगर आपको निकालना है तो आप सब्सक्राइब वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सब्सक्राइब में आपको क्या करना है, आपके पास एक रेस्पॉन्स आएगा, उस रेस्पॉन्स को आप क्या करने जा रहे हैं, आप एक वेरिएबल ऊपर बना सकते हैं, यूजर लिस्ट करके, जिसका अभी के लिए टाइप आप एनी डाल दीजिए। यानी यूजर लिस्ट में मुझे जो भी रिस्पॉन्स आया वो डालना है। तो मैं क्या करता हूं, मैं यहाँ पे कर दिया दिस डॉट यूजर लिस्ट। इसका मतलब जो भी यूजर लिस्ट था उसमें मैं रिस्पॉन्स को डालने जा रहा हूं। दिस डॉट यूजर लिस्ट, यूजर लिस्ट में मुझे क्या डालना है, जो भी रिस्पॉन्स आएगा उसको मैं डाल दिया यहाँ पे। यानी जैसे ही कंपोनेंट इनिशियलाइज होगा ये गेट यूजर इन्फो को कॉल करेगा। गेट यूजर इन्फो इस वेरिएबल में जो भी जेसन है वो यहाँ पे लाके यहाँ से रिटर्न कर देगा इस फंक्शन को, और जैसे ही उसको रिस्पॉन्स मिलेगा उस रिस्पॉन्स को ये यूजर लिस्ट में डाल देगा। यानी अब जितना भी रिस्पॉन्स था आपके यूजर लिस्ट में आ चुका है। अब इस यूजर लिस्ट को आपको क्या करना है, component.html में मुझे देखना है कि क्या रिस्पॉन्स आया है। तो मेरे रिस्पॉन्स में क्या क्या था, मेरे था यूजर आईडी टाइटल कंप्लीटेड। तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे सबसे फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया था इंटरपोलेशन के थ्रू आप कर सकते हैं, लेकिन अगर आपको कि यहाँ पे आपको क्या आ रहा है, एरे आ रहा है और बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स हैं। तो किसी भी एरे को अगर आपको उसमें से वेरिएबल्स को निकालना है तो आपको क्या करना है, आपको लूपिंग स्टेटमेंट्स यूज करना पड़ता है। तो उस लूपिंग स्टेटमेंट एंगुलर में भी है जिसका नाम है ng for। तो हम क्या करेंगे, हम एक div ले लेंगे, इस div में मुझे रिजल्ट्स दिखाना है। अब इस div में मैं क्या करूंगा,
*ng फॉर, ये एक स्ट्रक्चरल डायरेक्टिव होता है जिसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अब मैं क्या करूंगा, लेट यूजर ऑफ, किस कहां से मुझे निकालना है, ये मेरा रिजल्ट किसमें आया हुआ है, मेरा रिजल्ट आया है जो मैंने वेरिएबल बनाया था यहाँ पे यूजर लिस्ट में। तो मैं क्या करूंगा, इस यूजर लिस्ट में से एक एक करके यूजर्स निकालूंगा और उसके यूजर्स को यहाँ पे शो करूंगा। तो मैं क्या कुछ शो करूंगा, मुझे बस आईडी और टाइटल चाहिए। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं लिखूंगा यूजर आईडी और यूजर टाइटल, और उसके बाद में क्या करूंगा, इसको कहते हैं इंटरपोलेशन मार्क। तो यूजर में मुझे पहली बार जब लूप चलेगा तो मुझे ये ऑब्जेक्ट आएगा, दूसरी बार ये, तीसरी बार ये। तो मुझे क्या चाहिए, आईडी और टाइटल चाहिए। तो जो भी की का नाम हो उसे हूबहू आपको वहां पे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या कहूंगा, यूजर डॉट आईडी और यूजर डॉट टाइटल। इसका मतलब क्या होगा कि अब यूजर एक एक करके यूजर लिस्ट में से उसका टाइटल और आईडी निकाल के प्रिंट करेगा। ये हमने कहा किया है, डेमो चाइल्ड फर्स्ट कंपोनेंट डॉट एचटीएमएल में किया है। अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि ये सही चल भी रहा है कि नहीं। तो सर्वर स्टार्ट करने के लिए हम क्या करते हैं, हम एक अभी के लिए काम करते हैं, एक नया टर्मिनल खोल लेते हैं और वहां पे हम लिखेंगे ngserv -o। ngserv कमांड का पर्पस क्या है, ngserv कमांड का पर्पस होता है कि वो जो भी एप्लीकेशन है उसको बिल्ड करेगा और उसको 4200 पोर्ट पे रन करेगा। तो अब एप्लीकेशन इंटरनली अब बिल्डिंग प्रोसेस स्टार्ट होगी और ये आपको बिल्ड करेगा एंगुलर। तो हमारा ngserv हो चुका है, हमारा एप्लीकेशन बन चुका है। अब ये 4200 पोर्ट पे रन कर रहा है। तो हमने कहाँ पे बनाया था, अपने फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट पे। तो जैसे हम फर्स्ट कंपोनेंट पे जाएंगे, ये हमारा फर्स्ट चाइल्ड कंपोनेंट, यहाँ पे परमिशन नहीं था। अब हम क्या करेंगे, एंगुलर गार्ड जो हमने बनाया था वहां पे जाके हम लॉग्ड इन को ट्रू कर देंगे, चाइल्ड ऑथेंटिकेशन गार्ड में भी रिटर्न ट्रू कर देंगे। इसका मतलब ऑथेंटिकेटेड यूजर है, आप उसको यूज करने दे सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, रिफ्रेश करेंगे और चाइल्ड कंपोनेंट 1 पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे मुझे क्या मिल रहा है, यूजर आईडी और यूजर टाइटल, जो भी मेरा रिस्पॉन्स में था। तो मैं क्लोज कर दूंगा यहाँ पे सारा चीज, और मैं यूजर लिस्ट सर्विस पे था। यहाँ से मैंने कहाँ पे भेजा, फर्स्ट कंपोनेंट डॉट टीएस पे और यहाँ से एचटीएमएल पे। तो अब मैं क्या करता हूँ, इसको भी डिव में डाल देता हूँ ताकि सब अलग अलग लाइन पे आए। अब हम देखेंगे, यहाँ जाके रिफ्रेश करेंगे तो हमें यूजर आईडी 1, टाइटल यूजर आईडी। इसका मतलब क्या हुआ कि हमने अभी कहाँ से रीड किया है, एक फाइल से जिसमें हमारे पास पूरा इंफॉर्मेशन यहाँ पे था। अगर मैं ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डेलेक्टस एक्ट ऑटम, डेलेक्टस ऑट कॉमन, ऐसे करके हमने यूजर आईडी और टाइटल को यहाँ पे दिखा दिया है। अब ये क्या था कि हमारे पास कोई स्टैटिक डेटा है जिसको हमें HTML फाइल पे दिखाना है, लेकिन कल को कुछ ऐसा भी इंफॉर्मेशन हो सकता है जो आपके सर्वर पे हो, आपको सर्वर से लाके उस इंफॉर्मेशन को दिखाना है। तो हम सेम जो रिस्पॉन्स हमारे पास था वो वही वाला सेम रिस्पॉन्स हम एक सर्वर के रेस्ट यूआरएल को कॉल करते हैं। तो रेस्ट यूआरएल क्या होता है, जो हमें आके रिस्पॉन्स देता है या हम उसको
सर्वर को अगर देना होता है तो रेस्ट के थ्रू हम देते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, हम जाते हैं वापस से अपने सर्विस वाली फाइल पे, जहाँ पे हमने यूजर लिस्ट बनाया था, और यहाँ पे अभी हम कहाँ से रीड कर रहे थे, ये इससे कमेंट कर देते हैं और वापस से इक्वेट करते हैं। और यहाँ पे हम लिखेंगे कि जो मुझे पहले आप ला के दे रहे थे फाइल में से, पहले कहाँ से हम ला रहे थे इस इंफॉर्मेशन को, फाइल से। अब मैं हम क्या देंगे, जो भी हमारा सर्वर का पाथ होगा वो यहाँ पे हम दे देंगे। और अब हम क्या करते हैं, ये देने के बाद हमें कुछ भी चेंज नहीं करना है, और हम जाते हैं अपने डेमो ऐप पे, हम रिफ्रेश करते हैं इसको। अब इसका मतलब क्या होगा, वो जाएगा सर्वर के पास, सर्वर उसको रिस्पॉन्स देगा और वो हम यहाँ पे दिखा सकते हैं। अब ये आपको पता कैसे चलेगा कि सर्वर के पास रिक्वेस्ट गया था कि नहीं, आप यहाँ पे जाके इंस्पेक्ट पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे आप जाइएगा, आपको दिखेगा नेटवर्क। नेटवर्क में ये जो नेटवर्क सेक्शन है, यहाँ पे मैं वापस से रिफ्रेश करता हूँ तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि एक बैकएंड कॉल गया होगा जो हमें सारा इंफॉर्मेशन ला के देगा। अब ये देखिए टू डूज करके हमारा रिक्वेस्ट था, जो हमने लिखा था कि यहाँ पे जाके ये लाओ, इसका रिस्पॉन्स देखिए ऐसे करके आ रहा है, ये सर्वर से आ रहा है। इसका मतलब ये सर्वर पे कॉल गया और ये सब रिजल्ट लेके आया। अगर मैं इसको क्लियर कर देता हूँ और मैं यहाँ पे आपको फाइल से रीड करके दिखाता हूँ, तब हम देखेंगे तो सर्वर पे कोई कॉल नहीं जाएगा। हम इसे रिफ्रेश हो गया है और यहाँ पे हम देखेंगे अब कहाँ से ला रहा है, वो एसेट्स यूजर इन्फो में जाके वो मुझे रिजल्ट ला के दे रहा है। तो ये सर्वर कॉल नहीं है, ये लोकल से कॉल मारा गया है। यहाँ पे सर्वर से कोई इंफॉर्मेशन लाने की, ये देखिए ये मेरे लोकल होस्ट से लेके आ रहा है। तो ये हो गया बेसिकली हमारा सर्विस। अब जैसे हमने यहाँ पे डिपेंडेंसी डाली है, कल को अगर हमें कहीं भी डिपेंडेंसी डालनी हो तो हम किसी भी सर्विस में जाके या किसी भी कंपोनेंट में जाके, अगर मान लीजिए मुझे यहाँ पे इसके कंपोनेंट में वो चीज लाना हो तो मैं क्या कर सकता हूँ, अभी के लिए मैं सेम चीज कॉपी पेस्ट करूंगा। फर्स्ट कंपोनेंट में जो हम लोगों ने किया था, क्या किया था, हम लोगों ने एक इंस्टेंस बनाया था यूजर सर्विस का। तो सेम चीज मैं जाके इसके component.ts में जाऊंगा, उसके कंस्ट्रक्टर में मैं ये चीज लिखूंगा, बस आपका पाथ चेंज हो जाएगा यूजर सर्विस लाने का। अब ये आएगा डेमो चाइल्ड फर्स्ट के अंदर जो बना हुआ है वहां से, बाकी कुछ नहीं करना है। सेम चीज जो हम यहाँ पे कर रहे थे, अगर हम यहाँ पे करते हैं, यूजर लिस्ट में लाते हैं और इसके HTML में अगर हमें दिखाना हो तो यूजर लिस्ट में हमने एक वेरिएबल भी बनाया था, तो उसी वेरिएबल अगर कॉपी पेस्ट अगर हम कर देते हैं सेकेंड चाइल्ड कंपोनेंट में, तो उस वेरिएबल के अंदर हम रिजल्ट ले लेते हैं और इसके HTML में जाके हमें दिखाना है। तो यहाँ के HTML में हम लोगों ने जैसा किया था सेम चीज हम यहाँ के HTML में भी कर सकते हैं, पर इस बार मैं क्या करता हूँ, इस बार ID और रिस्पॉन्स दिखाने की जगह मैं यूजर ID और कंप्लीटेड दिखाता हूँ। यानी पहला कॉलम में यूजर ID दिखाऊंगा और ये कंप्लीट हुआ है कि नहीं ये दिखाऊंगा। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे कंप्लीटेड लिख देता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ यूजर डॉट कंप्लीटेड। ये मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, डेमो चाइल्ड सेकेंड में। अब मैं क्या करता हूँ, मैं जाता हूँ अपने ब्राउजर पे, मेरा रन हो रहा है एप्लीकेशन, मैं फर्स्ट कंपोनेंट पे गया, चाइल्ड 1 पे हम जो पहले किए थे वो था, इसलिए वहां से उसको दिखेगा। और चाइल्ड 2 पे जाएंगे तो भी वही दिख रहा है, ओके नहीं, यहाँ पे मुझे यूजर आईडी और कंप्लीटेड दिख रहा है, और चाइल्ड 1 में मुझे चाइल्ड 1 में मुझे क्या दिख रहा है, यूजर आईडी और यूजर टाइटल, और चाइल्ड 2 में मुझे क्या दिख रहा है, यूजर आईडी और कंप्लीटेड स्टेटस। तो मैंने क्या किया, एक ही सर्विस से, मेरे पास एक ही कॉमन सर्विस से मैं इतने डेटा
इन 4 डेटा को अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग कंपोनेंट में यूज कर रहा हूं। कल को अगर मुझे बस यूजर आईडी और टाइटल चाहिए हो या आईडी और कंप्लीटेड चाहिए हो, जो भी इंफॉर्मेशन मुझे चाहिए, मैं बस एक ही सर्वर कॉल मार रहा हूं जो कि मेरा यहाँ से यूजर लिस्ट सर्विस से जा रहा है, और सेम इंफॉर्मेशन को मैं हर कंपोनेंट में यूज कर रहा हूं। तो ये जो चीज होता है इसी को कहते हैं सर्विस। मैंने यहाँ पे सर्विस क्रिएट किया और इसको मैं क्या कर रहा हूँ, हर जो भी मेरे पास कंपोनेंट्स है उसमें इंजेक्ट कर रहा हूँ। इंजेक्ट कैसे करते हैं, उसके कंस्ट्रक्टर में जाते हैं और उसका इंस्टेंस हम क्रिएट कर लेते हैं। अगर आप डायरेक्टली यहाँ पे डालिएगा तो आपको पहले उसको इंपोर्ट करना पड़ेगा जिस लोकेशन पे भी है वहां से, और उसके बाद उसका इंस्टेंस बना के उसमें से मेथड निकाल के आप सब्सक्राइब कीजिएगा। और जिस वेरिएबल में आप यूजर लिस्ट डालिएगा, आपका एरे था, हो सकता है आपका एक वेरिएबल एक वैल्यू आ रहा होता तो आपको ng फॉर लगाने की जरूरत नहीं थी, आप डायरेक्टली यूजर डॉट यूजर आईडी और यूजर डॉट कंप्लीटेड उसमें से निकाल सकते थे। तो ये था हमारा आज का वीडियो, सर्विसेज पे और आप कैसे अपडेट करते हैं एंगुलर 9 टू एंगुलर 10। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। आपको अगर कोई भी क्वेश्चंस हो जो आपके दिमाग में हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में हमसे पूछ सकते हैं। थैंक्स एवरीवन। अब अगले वीडियो में हम देखेंगे कि अगर हमें कुछ सिक्योरिटी चेक करना हो तो वो हम कहाँ पे और कैसे कर सकते हैं अपने एप्लीकेशन में। थैंक्स। अगर आपको अच्छा लगा हो तो डू लाइक एंड सब्सक्राइब। बाय फ्रेंड्स।